आपने कितना पैसा बनाया यूट्यूब से? ये सीआरस में है। कोई स्पेशल वीडियो वायरल हुई? स्पेशल वीडियोस नहीं, सारी वीडियोस एक साथ। जब तक आपको कोई देखने वाला नहीं है तब तक आप जो चाहो वो कर सकते हो अपने चैनल के साथ। पोस्ट करने का सबसे सही समय कौन सा होता है? किसी भी टाइम डाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंस्टाग्राम से कैसे पैसा बनेगा? मैं कहता हूँ आपको एल्गोरिथम को कभी समझना ही नहीं है, आपको समझना है लोगों के। क्वांटिटी इज अ किलर ऑफ क्वालिटी। यहाँ पर आपके पास में 30 चांसेस है वायरल होने के, यहाँ पर आपके पास में 70 चांसेस है वायरल होने के। तो ये जो चांसेस आपके बढ़ गए यहाँ पर वायरल होने के, इनमें से अगर 2 वीडियो भी निकले आपके तो आपका काम बन जाता है। टाइम देने को तैयार नहीं हो तो फिर देखो इस पॉडकास्ट को देखने से मतलब नहीं है। यार आजकल ना सोशल मीडिया पे ना न्यूडिटी हो गई, ये बहुत ज़्यादा परोसी जा रही है। इसका क्या इम्पैक्ट है? ये एक मेन आईडी होती है, एक अलग आईडी बना करके बैठे होते हैं लोग, ताकि उससे वो कंटेंट अलग का देख सके। पहले भी वही था, आज भी वही है और हमेशा वही भी रहेगा। एक आती है ग्रीड, एक आती है लस्ट। इंस्टाग्राम आपको वही दिखाता है जो कि आप देखना चाहते हैं। इफ समथिंग इज फ्री देन यू आर अ प्रोडक्ट। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब में से ज़्यादा आरओआई कौन देता है? कमाने वाले इंस्टा से बहुत कमा लेते हैं, नहीं कमाने वाले यूट्यूब से भी नहीं कमा पाते। किसको पूरा ये गेम अच्छे समझ में आता है। अच्छा, तो जो सबसे ज्यादा चलने वाला जो कंटेंट है, अगर आपने क्वेश्चन किया है पिछले 1 से 1.5 सालों में, एआई कंटेंट और ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट, इसके बीच में कितनी बड़ी वॉर है? इलोन मस्क कहते हैं एआई कभी भी लोगों को रिप्लेस नहीं करता, एआई को जो यूज करता है वो लोगों को रिप्लेस करता है। तो ये वॉर छिड़ी भी अगर हुई है तो आप एआई की साइड हो जाओ वॉर में, जो जीतने वाला है। दीपक, एआई इतनी सुंदर लड़कियां बना देता है ना रील में कि आप वो स्क्रॉल करके वहाँ रुक जाते हो, वो देखते हो रादर देन दीपक दहिया का वीडियो देखने हो जाए। एआई ने आपको लड़कियां ही क्यों दिखाई है? दोस्तों, लिविंग वायरल में हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके लिए बहुत बेहतरीन कंटेंट, कुछ नई लर्निंग्स ला सकें हमेशा। इसी दिशा में हमने ना आज कोशिश करी कि हम ना अपने यंग क्रिएटर्स के लिए, जो जनरेशन है जो अब नया क्रिएट करना चाहती है कंटेंट, बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन फंसे हुए हैं, कहाँ से शुरू करें, किस चीज़ से वो कमा सकते हैं, किस चीज़ से अर्निंग कर सकते हैं, नए नए सोर्सेज कौन से क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया तो बहुत बड़ा है, पर सोशल मीडिया में एग्जैक्टली करना क्या है, कहाँ से पैसा बनाना है, कैसे शुरुआत करनी है, कहाँ इसको ऑप्टिमाइज़ करना है और कहाँ कहाँ कमी रह जाती है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इस सब बात को करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में जो हैं, ये बहुत बड़े जाने माने यूट्यूब के क्रिएटर हैं, बहुत नामी गिरामी क्रिएटर हैं, बहुत यंग एज में बहुत अच्छा अचीव किया है। 22 साल की उम्र में दीपक दहिया एक 4.35 मिलियन की यूट्यूब फैमिली होल्ड करते हैं और इतने सारे लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं, बहुत क्वालिटी कंटेंट बना रहे हैं। तो स्वागत करते हैं दीपक का हमारे स्टूडियो में। वेलकम टू द पॉडकास्ट दीपक। थैंक यू भाई। हमेशा दीपक ये कहा जाता है कि सोशल मीडिया जो है वो फ्री है और ज़्यादा से ज़्यादा इस पे लोग टाइम कंज्यूम करते हैं, तो क्या कोई हिडन कॉस्ट है जो अपन सब चुका रहे हैं इसके अगेंस्ट में? सबसे पहली कॉस्ट अगर मनी फॉर्म में ही हम देखें तो हम अपना डाटा चुका रहे होते हैं, नंबर 1 चीज़। लेकिन वो एक बहुत छोटा सा कॉस्ट है जो कि निगलेक्ट हो जाता है एक तरह से। ठीक है। सबसे बड़ा जो कॉस्ट है मुझे लगता है लोग चुकाते हैं, वो अपना टाइम। वो टाइम जिससे वो अपनी लाइफ बना सकते हैं, जिससे वो बहुत पैसा बना सकते हैं। भले ही वो 4 घंटे दे रहे हैं, अगर उन 4 घंटों में उन्हें नहीं पता कि वो काम करके कितना पैसा कमा सकते थे, तो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली वो अपनी लाइफ चुका रहे हैं, अपना टाइम चुका रहे हैं और अपना पैसा चुका रहे हैं जो कि वो कमा सकते थे। वो वाला वो अपॉर्चुनिटी चुका रहे हैं वो लोग वहाँ पर सोशल मीडिया पर, जो कि उन्हें पता ही नहीं कि वो क्या क्या कर सकते थे उससे। वो तो लोग बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हैं अगर वो टाइम दे रहे हैं तो ये फ्री नहीं है। और आपने एक कोट सुना होगा कि इफ़ समथिंग इज़ फ्री देन यू आर अ प्रोडक्ट। तो सोशल मीडिया इंडस्ट्री कितने बिलियन डॉलर की है आपको भी पता होगा, कितने बड़े बड़े नंबर्स है इसके। तो ये फ्री नहीं है, ये आपसे आपकी टाइम और बहुत कुछ आपसे लेता है। दैट इज व्हाई दे से टाइम इज मनी। एग्जैक्टली टाइम इज़ ग्रेटर देन मनी, नॉट इक्वल टू मनी। जिस इंसान के लिए पैसा बड़ा है वो शायद पैसा ना कमा पाए, जिस इंसान के लिए टाइम और पैसा बराबर है वो अच्छा पैसा कमा लेगा, लेकिन जिस इंसान के लिए टाइम पैसों से बहुत बड़ा है वो बहुत पैसा कमाता है। अच्छा, आप एक नया क्रिएटर है, क्योंकि आप इतने लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो, सिखाते हो, लोग आपके वीडियोस देखते हैं, कंटेंट देख के इन्फ्लुएंस होते हैं। एक नया लड़का है बिल्कुल, या कोई भी बंदा है, वो अपना शुरू करना चाहता है, कोई भी सोशल मीडिया चैनल शुरू करना चाहता है, क्योंकि बहुत है, इंस्टा है, यूट्यूब है, तो किसको चुने, कैसे शुरू करें? आप प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं कि हम अलग अलग प्लेटफॉर्म में से किसको चूज़ करें। हाँ, पहले तो किसको चूज़ करें? एग्जैक्टली ये डिपेंड करेगा कि आप किस फॉर्म का कंटेंट बनाना चाहते हैं या फिर आपकी टारगेट ऑडियंस कहाँ पर है। अगर आपका बिजनेस का कंटेंट अगर आप देखोगे, या फिर कुछ कैटेगरी ऐसी है जहाँ पर आप यूट्यूब पे ही आप काम कर सकते हो, क्योंकि इंस्टा पर उतनी आपको मैच्योर ऑडियंस हो या फिर उस तरह की ऑडियंस नहीं मिल पाएगी। कितने ही प्लेटफॉर्म आ जाए लेकिन यूट्यूब की जो पावर वो अभी भी उतनी ही है।
भले इंस्टा पर आप देखोगे शॉर्ट्स पर शायद रील्स पर शायद ज़्यादा ऑडियंस शिफ्ट हो चुकी है, लेकिन यूट्यूब की जो पावर, यूट्यूब जो पावर होल्ड करता है वो आज भी उतनी ही करता है जितना 2 साल पहले करता था। इनफैक्ट ज़्यादा भी करता है, मैं तो ये कहता हूँ। भले ऑडियंस वहाँ चली गई हो ज़्यादा, लेकिन यूट्यूब आज भी वो पावर होल्ड करता है। तो वो आपको देखना पड़ेगा अपनी नीश के अकॉर्डिंग, और आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो क्या है। बात रही कहाँ पर करें, तो देखिए अब प्लेटफॉर्म तो अलग अलग है, वो आप देखोगे फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब एंड अदर प्लेटफॉर्म कई सारे, ट्विटर वगैरह है। पर मेन अगर आप देखो तो आपके माइंड में 2 ही आएंगे, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। यही 2 आप देखोगे तो मेन ओवरऑल कहीं ना कहीं पर। फेसबुक काफ़ी डाउन चला गया, और हम जिस तरह का कंटेंट बनाते हैं या फिर मोस्टली जो बनाना चाहते हैं वो फेसबुक पर शायद इतना आजकल नहीं कंसिडर करता। तो मेन तो यूट्यूब और इंस्टा ही आते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज़ दोनों पर करिए। अगर आप इंस्टा पर कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो वही तो सेम आप यूट्यूब पर भी अपलोड कर ही सकते हैं। तो वो तो आपका क्वेश्चन वहीं पर हट जाता है कि अगर आप इंस्टा पर वर्क कर ही रहे हैं तो यूट्यूब पर तो आप ऑटोमेटिकली शॉर्ट के फॉर्म में आप वर्क कर लोगे, क्योंकि आपको सेम वीडियो अपलोड करना है वहाँ पर। बात आती लॉन्ग वीडियो की, तो फिर वो आप यूट्यूब पर डेफिनेटली वही एक प्लेटफॉर्म ही वही है। इंस्टा पर तो आप कर भी नहीं सकते। मेरी एक ऑब्जर्वेशन जहाँ तक कहती है कि मैंने जितना देखा है कि ना इंस्टा पे लोग जाते हैं अपने शौक को एक वो अपने पंख देने के लिए। लेट्स सपोज इफ़ यू आर गुड सिंगर, तो आप अपना एक इंस्टा चैनल बनाते हो, आप गाते हो और दिखाते हो लोगों को कि मैं गा सकता हूँ। आप गिटार अच्छा बजाते हो तो आप गिटार दिखाते हो कि मैं गिटार अच्छा बजा सकता हूँ। लेकिन उसी जगह ना यूट्यूब पर वो वैल्यू क्रिएशन वाली बात होती है कि यूट्यूब पे आपको वैल्यू देनी है कुछ ना कुछ, तभी लोग आएंगे, देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। नहीं, लेकिन दोनों जगह आजकल वैल्यू, इंस्टा पर भी वैल्यू, ऐसी बात नहीं है कि इंस्टा पर सिर्फ कचरा कंटेंट ही है, सिर्फ न्यूडिटी, ऐसा नहीं है। इंस्टा पर भी अगर आप देखोगे तो बिजनेस का कंटेंट भी है। आप देखोगे मैनिफेस्टेशन का काफ़ी अच्छा कंटेंट है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काफ़ी अच्छा कंटेंट है, क्रिएटर्स के लिए काफ़ी अच्छा कंटेंट है। तो मुझे लगता है इंस्टा पर भी अब वो एजुकेशन कहीं ना कहीं पर आ रही है। खैर यूट्यूब को टक्कर देने में बहुत टाइम लग जाएगा, और लॉन्ग फॉर्म की एक अलग ही बात है, लेकिन कहीं ना कहीं पर वो आ रहा है। तो इंस्टा पर भी सब मिक्स है, लेकिन अच्छा कंटेंट भी वहाँ पर है। और मैंने देखा है कि उसके थ्रू भी लोगों ने अपना एक अच्छा ब्रांड भी बनाया है, और वहाँ से भी एक अच्छा पैसा भी बनाया है इंस्टाग्राम से। अच्छा, इंस्टाग्राम से कैसे पैसा बनेगा? इंस्टाग्राम से कैसा पैसा बनेगा? इंस्टाग्राम यूट्यूब की तरह डायरेक्टली कभी कोई पेमेंट नहीं देता। यहाँ पर कितना पैसा आप कमा पाओगे वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा कि आपकी जो ब्रांड वैल्यू आपने बनाई है वो कितनी ज़्यादा है वहाँ पर इंस्टा पर। भले अब एक तरीका होता है स्पॉन्सर का, पर उस पर हम डिपेंड नहीं रह सकते। स्पॉन्सर आज है, कल नहीं है, हमें पता नहीं है। इसीलिए ज़्यादातर जो क्रिएटर्स है वो क्या करते हैं, मान लो कोई क्रिएटर्स के लिए कंटेंट बनाता है तो वो पहले एक ऑडियंस डेवलप करता है, पहले वो लोगों को वैल्यू देता है। किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप आ रहे हो तो सबसे पहले आप देने की इच्छा से आओ, कि पहले मैं दूंगा, उसके बाद में मैं ऑडियंस से कुछ मांगूंगा। यूट्यूब पर भी लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और स्टार्टिंग में कहते हैं मुझे लाइक करिए, मुझे सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। भाई पहले तो कुछ खुद तो कुछ दे। क्रिएट ना हाँ, कुछ तो करो। आप जब लोगों को आप वो देते हो जो कि वो चाहते हैं, तो लोग आपको वो देते हैं जो कि आप चाहते हो। तो पहले आप देने की भावना रखिए। तो कंटेंट क्रिएटर आता है कोई भी इंस्टा पर, यूट्यूब पर, तो आजकल लोग क्या करते हैं, पहले वो अच्छा कंटेंट बनाते हैं, लोगों को वैल्यू देते हैं, एक ऑडियंस गैदर करते हैं। जब उनका अच्छा फैन बेस बन जाता है, उसके बाद में फिर वो अपना कोई प्रोग्राम बनाते हैं, वो अपना कोई कोर्स बनाते हैं, और फिर वो उसके थ्रू अर्निंग करते हैं, या फिर अपना कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। तो प्रोडक्ट में उनका कोर्स हो सकता है, उनका कोई प्रोग्राम हो सकता है, उनका फिजिकल प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट, वो कुछ भी हो सकता है। तो मेनली अभी इस तरह से अर्निंग हो रही है। और जो अगर कहीं मतलब स्पॉन्सर से और यूट्यूब एड्स से, इनसे तो काफ़ी कम ही अर्निंग ज़्यादातर क्रिएटर करते हैं, लेकिन जो कोर्सेज के थ्रू, प्रोग्राम्स के थ्रू जो अर्निंग होती है उसी से ज़्यादा हो रही है। तो इंस्टा पर मैंने देखा कई सारे क्रिएटर महीने के 15-20 लाख भी अर्न कर रहे हैं इससे ईजिली। तो इस तरह से इंस्टा से हम अर्न कर सकते हैं। आप इंस्टा पे 100 रील स्क्रॉल करते हो, ठीक है ना? आप कुछ रील्स को पूरा कंज्यूम करते हो, कुछ को स्क्रॉल अप कर देते हो। इंस्टा समझ रहा है क्या कि जो रील आप पूरी कंज्यूम करते हो उसके रिलेटेड सजेशन दिखाता है आपको, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? जो रील आप पूरी देख रहे हो, हाँ, जो रील आप लाइक कर रहे हो, जिस पर आप कमेंट कर रहे हो, हाँ, जिसको आप शेयर कर रहे हो, हाँ, या फिर किसी ने अगर आपको शेयर की है आप उसको देख रहे हो, हाँ, आप अपनी चैट पर उस पर रील पर क्या रिएक्ट कर रहे हो, ये सब हम्म। कुछ इंस्टा मेजर करता है, सब कुछ। अच्छा, कई बार हम उसको सब्सक्राइब नहीं भी करते हैं, बिल्कुल फॉलो बिल्कुल। नहीं भी करते हैं, लेकिन वो बंदा बार बार हमारे पास आता है। क्योंकि क्योंकि इंस्टा को पता है कि आपको क्या पसंद है। अच्छा। हाँ, इंस्टा हर तरह से, आप बोलते भी हो ना, अगर हम भी अभी कुछ बोल रहे हैं तो वो भी इंस्टा शायद सुन रहा है ओह। हमसे। कई बार आप देखोगे किसी भी एप्लीकेशन को जब हम करते हैं हाँ, तो माइक का एक्सेस मांगते हैं, कैमरा का एक्सेस मांगते बिल्कुल हैं, मांगते हैं, ऑडियो का, वीडियो का, और हर चीज़ का एक्सेस, लोकेशन का एक्सेस मांगते हैं, हर चीज़ का एक्सेस मांगते हैं वो, सारे एक्सेस चाहिए ताकि उनको। वो सुन सके कि ये क्या बोल रहे हैं, देख सके कि ये क्या कर रहे हैं, है ना। तो ये कहाँ पर ज़्यादा जाते हैं, वहाँ पर कौन सी चीज़ें होती है, ये अगर ये गुड़गांव जा रहे हैं तो इनको गुड़गांव का कंटेंट दिखाते हैं। ऑब्वियसली हाँ। तो वो सब कुछ मेटा, गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट आर द एग्जैक्टली। बिगेस्ट डेटा और कलेक्टर्स। हाँ, और प्राइवेसी की वजह से एक बार उनको कुछ केस भी हो गए थे मेटा के, आपने अगर देखा होगा गूगल तो। पे कईयों बार हो चुका है। लेकिन मेटा के साथ कुछ ज़्यादा हुआ था। अच्छा।
बुरी तरह लपेटे में आ गए थे मार्क जुकरबर्ग। बीच में ना टिकटॉक बहुत चला था अपने इंडिया में, अभी तो टिकटॉक बैन कर दिया गवर्नमेंट ने बिकॉज इट वाज अ चाइनीज़ प्लेटफॉर्म। तो टिकटॉक हो गया, लेट्स सपोज अगर था तब तक, टिकटॉक हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, फेसबुक हो गया, इन सब में से ज़्यादा आरओआई कौन देता है? सबसे ज़्यादा आरओआई कौन देता है अगर आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में काम कर रहे हो तो? वही बात आती है कि कोई प्लेटफॉर्म मैटर नहीं करता। आप हम ना क्रिएटर हैं, देखो आज यूट्यूब पे मान लो हम यूट्यूबर हैं, आज यूट्यूब अगर ख़त्म हो जाता है तो हम क्या फिर? हम यूट्यूबर नहीं होते, हम कंटेंट क्रिएटर होते हैं। आज यूट्यूब पे हम उस पर कंटेंट क्रिएट करेंगे, कल को कोई और प्लेटफॉर्म आ जाएगा, हम उस पर कंटेंट क्रिएट करेंगे। तो कोई क्रिएटर जो कि यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएट कर रहा है, कोई जो कि इंस्टा पर कर रहा है, अब कौन किसका आरओए ज़्यादा आएगा वो तो डिपेंड करेगा ना, किसकी कंटेंट की क्वालिटी ज़्यादा है, किसने अच्छे से ऑडियंस गैदर की है, किसकी सेल्स की स्किल अच्छी है, किसको पूरा ये गेम अच्छे समझ में आता है। तो उस पर डिपेंड करता है। कमाने वाले इंस्टा से बहुत कमा लेते हैं, नहीं कमाने वाले यूट्यूब से भी नहीं कमा पाते हैं। अच्छा। हाँ, तो वो मैटर करता है कि आप किस लेवल का कंटेंट क्रिएट कर रहे हो और आपकी अलग अलग फील्ड में स्किल कैसी है। तो हम ये नहीं कर सकते कि यहाँ से कम है वो यहाँ से ज़्यादा है। फिर भी अगर आप एग्जैक्ट आंसर चाहते हैं इसका क्लियर कर, तो वो ऑब्वियसली यूट्यूब है। मोटा मोटी यूट्यूब ही है, हाँ, क्योंकि वो आपको व्यूज़ पे पैसा दे रहा है सीधे सीधे। हाँ वो तो ऑब्वियसली, अच्छा, हाँ, क्योंकि इंस्टा कुछ नहीं देता। किसी भी प्लेटफॉर्म का ना एल्गोरिदम कैसे काम कैसे करता है? जैसे यूट्यूब हो गया उसको बताओ, और इंस्टाग्राम, बेसिकली दो का बताते हैं चलिए। अगर एल्गोरिथम का आप पूछ रहे हैं तो देखिए, एल्गोरिथम मैंने जो अभी तक ऑब्जर्व किया है, 6 साल में मैं कभी एल्गोरिथम को ज़्यादा पकड़ नहीं पाया हूँ। और फिर जब मैं पकड़ नहीं पाया तो मैं समझ गया कि इसे पकड़ना पॉसिबल भी है नहीं, क्योंकि हम कितने ही स्मार्ट बन जाए, हम यूट्यूब और इंस्टा इतने स्मार्ट नहीं बन सकते। वहाँ पर हज़ारों लोगों की टीम बैठी हुई है और यहाँ पर हम अकेले बैठे हुए हैं, जो कि हम पैदा ही 2002 में हुए हैं, यूट्यूब 2005 में पैदा हो गया था, है ना। तो तब से हम अब से हम चाह करके भी कोई क्रैक नहीं कर सकते। क्रैक कर भी लिया तो हर 2 महीने में 3 महीने में वो चेंज कर देते हैं कुछ ना कुछ, तो आप उसको नहीं पकड़ सकते। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो कि फॉरएवर है, जो कि मैंने समझ ली थी, और उसको जब भी मैं अप्लाई करता हूँ, किसी को बताता भी हूँ, तो वो चीज़ फिर काम कर जाती है और फिर वो एल्गोरिथम से मैच भी खा जाती है। मैं कहता हूँ आपको एल्गोरिथम को कभी समझना ही नहीं है, आपको समझना है लोगों के माइंडसेट को। क्योंकि एल्गोरिथम क्या कर रहा है, लोगों के माइंडसेट को पढ़ रहा है। तो आप क्यों एल्गोरिथम पे जा रहे हो? आप जाओ डायरेक्टली लोगों के माइंडसेट पर कि लोग क्या चाहते हैं, लोग कैसे सोच रहे होते हैं। अब आप लोगों के माइंडसेट पे जाने से पहले अपने माइंडसेट पे जाओ। हम कहते हैं लोगों का दिमाग अलग अलग होता है, किसी का दिमाग अलग नहीं होता है। सबका दिमाग सेम तरीके से काम करता है, सबके अंदर सेम तरह के इमोशंस होते हैं, हर तरह करके। तो आपको खुद से ही क्वेश्चन करना है कि मुझे एक्चुअल में क्या पसंद आता है, मैं किसका कंटेंट देखना ज़्यादा अच्छा कंज्यूम करता हूँ और क्यों करता हूँ। बहुत जब आप अच्छी ये बात क्वेश्चन है, अपने हाँ। आप से करते हो तो आपको आंसर मिलता है कि अच्छा इसका कंटेंट मुझे इसलिए अच्छा लगता है, इसमें ये चीज़ें हैं। जब आप क्वेश्चन करोगे, राइट क्वेश्चनिंग, तो आपको राइट आंसर्स मिलेंगे, और राइट आंसर से आपको फिर एल्गोरिथम तो क्या सबको समझ में आ जाएगा। तो आप अपने आप को समझो क्या अच्छा हो सकता है, फिर आप लोगों के माइंडसेट को समझते हो कि लोगों को भी यही अच्छा लगता है कि जो कि मुझे अच्छा लगता है, तो फिर वही एल्गोरिथम को भी अच्छा लगेगा ना। एल्गोरिथम क्या पकड़ेगा, लोगों को तो पकड़ रहा है सही वहाँ बात फिर है, आकर मोर और के। लेस वही तो ऑडियंस है। एग्जैक्टली। तो आप अपने माइंडसेट पे काम करो, अपने आप को ऑब्जर्व करो कि मुझे क्या पसंद आ रहा है, वही लोगों को पसंद आता है। क्योंकि आपने देखा होगा, अगर आपको पुष्पा मूवी पसंद है तो सबको ही पसंद आ रही है, और अगर कोई मूवी फ्लॉप है तो आप देखोगे वो फ्लॉप थी क्योंकि इतनी अच्छी थी भी नहीं, तो हाँ, सबको उसकी पसंद नहीं आ रही रेटिंग है। सभी की तो खराब आप है, क्यों हाँ, एल्गोरिथम को हाँ। पकड़ोगे? आप तो देखो ना कि उसमें कंटेंट में या फिर लोगों के माइंडसेट में क्या है। इस समय ना सोशल मीडिया में सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है, क्या चैलेंजिंग है चीज़? सोशल मीडिया पर सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा चैलेंज एक फेस कर सकते हैं लोग, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, एक ये हो सकता है। और चैलेंज कहें तो लोग कंसिस्टेंसी ब्रेक कर देते हैं। एग्जैक्टली, हाँ, ठीक है, स्टार्टिंग में तो ठीक है, वो जोश जुनून होता है शुरू करने और का। चलो ग्रो भी कर जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी मैंने कई सारे कंटेंट क्रिएटर वगैरह से मिलता हूँ, तो ठीक है पैसा भी आ रहा है, चल रहा है, पर वो इतने खुश नहीं होते हैं उससे। वो क्योंकि वो यार कब तक वो कंसिस्टेंसी वाला प्रेशर हम झेलेंगे, कब तक? और वो ब्रेक कर देते हैं तो ग्रोथ रुक जाती है कई बार। तो वो सबसे बड़ा चैलेंज लोग मुझे लगता है फेस करते हैं। तो ये एक मूल मंत्र है कि आप अगर कोई चीज़ शुरू कर रहे हो हम्म, तो शुरू करने के बाद कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, गिव अप एब्सोल्युटली, नहीं करना है। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी विद इम्प्रूवमेंट्स। अच्छा। अगर कंसिस्टेंसी है, इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे हो आप अपने वीडियोस में, कंटेंट में, तो फिर वो वर्क नहीं करता। इनोवेट नहीं कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। आप मैंने कई सारे क्रिएटर्स ऐसे देखे हैं जिन्होंने 300 400 500 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, लेकिन उनके सब्सक्राइबर्स 1000 ही कंप्लीट हुए। 3 साल में इतने वीडियो अपलोड कर लिए, इतनी कंसिस्टेंसी मैंने क्या, इतनी तो मैंने नहीं करी 6 साल में जितनी तूने कर ली है। पर क्यों नहीं कर पा रही? फिर क्योंकि भी उनके ग्रो कंटेंट नहीं में कर क्वालिटी रहे। नहीं है ना। हाँ, क्वांटिटी इज अ किलर ऑफ क्वालिटी। जितना ज़्यादा कंटेंट आप क्रिएट करते जाओगे तो वो क्वालिटी कम होती जाती है। और वो बना ही क्यों रहे हैं कंटेंट इतना ज़्यादा? क्योंकि वो सीखने पे टाइम ही नहीं दे रहे हैं, वो सिर्फ बनाने पे टाइम दे रहे हैं। तो लोगों को सीखने पे थोड़ा फोकस करना चाहिए, लर्निंग पर। इट इज सिमिलर लाइक व्हेन यू क्रिएट इन बल्क, क्वालिटी इज लो। या लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हर बार क्वांटिटी ही क्वालिटी को मारती है। ये सच है, लेकिन क्वालिटी आती है क्वांटिटी से।
अब यहाँ पर आपको बैलेंस बना करके चलना पड़ेगा। अब स्टार्टिंग में आप कितना भी ट्राई कर लो, कितने भी एक्सपर्ट से मिल लो, मुझसे मिल लो, सब कुछ मैं आपको बता भी दूँ, फिर भी चाह करके आप अपना पहला वीडियो बहुत अच्छा नहीं बना सकते। भले दुनिया का कितना भी बड़ा क्रिएटर हो दुनिया का, वो नहीं बना सकता था अपना पहला वीडियो। सबके देखोगे आप बहुत लो क्वालिटी में था, ना बोलना आता था किसी को भी, तो आप चाह करके नहीं बना सकते। तो स्टार्टिंग में आपको क्वांटिटी को मेंटेन करना होता है, लेकिन लर्निंग को आप छोड़ नहीं सकते फिर यहाँ पर क्वांटिटी के चक्कर में। तो क्वांटिटी आप स्टार्टिंग में जब ज़्यादा रखते हो तो फिर उससे क्वालिटी आती है। मैं एक एग्जांपल देकर के आपको समझाता हूँ। मान लो कि आप साल भर में अच्छे वीडियो आप क्वालिटी पे फोकस करते हो, सिर्फ क्वालिटी पर, और आप 30 वीडियो बनाते हो, आपने स्टार्ट किया। अब 30 वीडियो आपके बन गए टोटल। यहीं पर आप लर्निंग यहाँ पर भी थी, लर्निंग यहाँ पर भी है। इसके बदले आपने साल में 70 वीडियो बनाए। तो एक तरफ है आपके 30 वीडियो, एक तरफ है आपके 70 वीडियोस। यहाँ पर आपके पास में 30 चांसेस है वायरल होने के, यहाँ पर आपके पास में 70 चांसेस है वायरल होने के। तो ये जो चांसेस आपके बढ़ गए यहाँ पर वायरल होने के, इनमें से अगर 2 वीडियो भी निकले आपके तो आपका काम बन जाता है। तो यहाँ पर चांसेस बढ़ जाते हैं क्वांटिटी से, एनीथिंग कैन और बी ऑब्वियसली आप वायरल। ज़्यादा सीखते हो जब ज़्यादा बनाते हो तो। लेकिन लर्निंग वाला पॉइंट फिर वहाँ पर आप मिस नहीं कर सकते। लोग ज़्यादा बनाते हैं तो लर्निंग को मिस कर देते हैं, और जब क्वालिटी फोकस करते हैं तो फिर उसी में रह जाते हैं, फिर वो कंसिस्टेंसी भी इतनी मेंटेन नहीं कर पाते। तो ये जो बैलेंस है, ये अगर आपने बना लिया तो फिर आप अच्छा क्रैक कर सकते हो। दीपक, 22 की एज में ये नॉलेज बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है मुझे। मैं ना आउट ऑफ द बॉक्स आई विल गो एंड आई विल आस्क, यार शुरू कैसे किया था तुमने? क्योंकि जो व्यूअर है अभी मेरा देख रहा है, उसको नहीं पता, उसको नहीं पता कि आप 22 साल के हो। They should know that you are a creator just 22 years old and having this much of fan base and money and everything. तो शुरू तुमने कहाँ से शुरू किया था? मतलब कैसे शुरू किया? अचानक से एक दिन फ़ोन उठाया और कंटेंट करना बनाना शुरू कर दिया? कैसे शुरू किया? देखिए, वो हम जब मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं तो कहीं नहीं मतलब मिडिल क्लास तो क्या करें, इसमें सबके अंदर ही कहीं ना कहीं के अंदर कहीं कुछ ना ना कहीं कुछ है। करने की चाहत होती है कि यार लाइफ में कुछ करना है, क्या होगा करियर में, क्या करेंगे, ये क्वेश्चन हमारे माइंड में होता है, सबके माइंड में होता ही है। तो ये मेरे माइंड में भी था, और माइंड में ये भी था कि यार करेंगे तो कुछ बड़ा करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, ज़्यादा पैसे कमाएंगे, लाइफ स्टाइल चेंज करेंगे। क्योंकि यार कहीं जाते थे तो कुछ खरीदने का मन होता है, वो खरीद नहीं पाते हम। तो बीटेक करने क्यों नहीं गए? हाँ, बीटेक करने क्यों नहीं गए? 11th में तो ये तो 11th की बात है ना, वो तो बाद में सोचेंगे। वो था कुछ ना कुछ कीड़ा करने का, तो वो कीड़ा थोड़ा सा बढ़ जाता है जब हम कुछ अच्छे लोगों को फॉलो करते हैं, जब हम संदीप सर के वीडियोस देखते हैं, विवेक बिंद्रा सर के वीडियोस वगैरह देखते हैं, तो वो कीड़ा थोड़ा सा बढ़ जाता है अंदर कि यार वो इतना मोटिवेट करते हैं, बहुत तो लगता है अच्छी ना कि बात है, कुछ ना कुछ हाँ। यार इतना हम देख रहे हैं कंटेंट को, लेकिन हम कर कुछ नहीं रहे। कि यार उनके सेमिनार देखिए, आग लग गई अंदर, लेकिन उसका करें क्या? उस आग का, उससे हाथ सेकें क्या उस आग पर? करें क्या उसका? हमारी लाइफ में कोई गोल हो तो हम उस पर काम करें, तो उस एनर्जी का यूज़ करें। पहला इक्विपमेंट क्या था? पहला इक्विपमेंट एक ही था, एक फ़ोन, और उसके बाद में एक छोटा सा माइक 170 रुपये का। और उस 170 रुपये के माइक के लिए मैंने 100 रुपये अपने एक फ्रेंड से उधार लिए थे, और 20 रुपये एक से, 50 रुपये एक से लिए थे। और इस तरह से मैंने फ्लिपकार्ट से 70 रुपये का माइक ऑर्डर कर दिया। कहीं फ़ोन कीट कहीं फ़ोन करोड़ा। हाँ, फ़ोन हमारे घर का एक ही था फ़ोन, तो सिस्टर का मेरा सबका हम एक ही वही एक यूज़ करते थे, और उसी से फिर मैंने कंटेंट बनाना कौन सा स्टार्ट कर फ़ोन दिया। था? सैमसंग का J2 Pro। उस टाइम जो बहुत चलता था, आपने देखा होगा, बीच में बटन होता है और वो गोल्डन कलर का, वो फ़ोन था। अच्छा, उससे आपने शूटिंग शुरू करी? शूटिंग तो क्या, स्टार्टिंग में तो वॉइस ओवर बनाया, फिर सोचा कि फेस कैम बनाते हैं, फेस वीडियोस बनाए मैंने, लेकिन वो फेस कैम वीडियो को सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो फिर मुझे चाह करके भी मैं फेस कैम बना नहीं पाया, और फिर मुझे वॉइस में ही कंटिन्यू करना पड़ा। तो कितने टाइम तक ये वाला पार्ट किया कि चलता रहेगा इसी में अभी? ये लगभग मैंने दिसंबर 2018 में स्टार्ट किया था, और अपना फ़ोन लेने के लिए जो पहली इनकम आई थी मेरी, वो आई थी अक्टूबर 2019 में। तो लगभग 11 महीने, फिर एक अच्छा फ़ोन हाँ ले लिया। 10-11 महीने लग गए थे मुझे। फिर मैंने, अच्छा तो क्या, 12,500 का सैमसंग का ही फ़ोन, तो वो काफ़ी अच्छा था, वो बढ़िया फ़ोन था उससे, उसके मुकाबले, तो उससे फिर काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला। एक चीज़ और, सोशल मीडिया आपके हिसाब से इसमें ना ग्रोथ क्या होती है? एक फॉलोअर्स हैं आपकी ग्रोथ, या पैसा है आपकी ग्रोथ, या जो आप कंटेंट दे रहे हो, या क्या आप कंटेंट वैल्यू दे पा रहे हो सोसाइटी को, वो है आपकी ग्रोथ? किसको बोलोगे आपकी मेन असली ग्रोथ? ग्रोथ वो है कि आप लोग कंटेंट बना रहे हो, ठीक है, लेकिन आपके पास में जो ऑडियंस है, आपने अगर कुछ भी कहा करने को उस ऑडियंस को, और वो ऑडियंस अगर कर रही है, तो वो है आपके लिए असली सक्सेस। और वो चाहे कम लोग भी हो या ज़्यादा लोग भी हो। फाइनेंस के फॉर्म में कहें तो आपकी ऑडियंस भले ही कम हो, लेकिन आपने कुछ कहा कि ये मेरा प्रोडक्ट मैंने बनाया है, और आप पर लोग आंख बंद करके विश्वास कर ले, और वो प्रोडक्ट लोग ले लें, आपने 5 टिप्स तो दी, वो मान रहे हैं। हाँ, तो वो आपके लिए रियल सक्सेस है। फिर वो चाहे कम नंबर्स में हो या ज़्यादा नंबर्स में हो, वो आपके लिए रियल सक्सेस है। ज़्यादा नंबर में लोग होते हैं लेकिन उनकी बात कोई नहीं मानता, उनके कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदता, तो वो रियल सक्सेस नहीं है। फिर वहाँ पर वो कुछ वीडियो वायरल हो गए, उससे सब्सक्राइबर बढ़ गए और हो गया काम। लेकिन आपने शॉर्ट टर्म में ब्रांड बनाया, भले कम सब्सक्राइबर, लेकिन जितनी भी ऑडियंस है वो कमाल की है, वो आप पर आँख बंद करके विश्वास करती है, तो वो रियल सक्सेस है आपके लिए। अच्छा, किसी ने अपनी ना, लेट्स सपोज शुरू कर लिया, अब आपसे इंस्पायर हो गया बंदा,
उसको समझ में आ रहा है कि एक छोटे से फ़ोन से J2 सैमसंग J2 से भी बनाया जा सकता है। हाँ। अब गांव में बैठा एक लड़का आज शुरू करता है, हम्म, उसने ना कुछ अपनी नीश का कंटेंट बना लिया, तो उसको मजाक करना अच्छा है तो उसने एक चुटकुला सुना दिया, हाँ। अब उसको शूट कर लिया फ़ोन में, अब वो उसको डालने जा रहा है। तो अब हमें ये बताओ कि उसको पोस्ट करने का सबसे सही समय कौन सा होता है उसके प्लेटफॉर्म के हिसाब से? प्लेटफॉर्म के हिसाब से हम यूट्यूब की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म में किसी भी टाइम डाल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यूट्यूब पे। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म थिंकिंग रख रहे हो तो टाइमिंग से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। शॉर्ट टर्म का अगर आप पूछ रहे हो तो या तो आप मॉर्निंग के 8-9-10 बजे के बीच कभी भी डाल लो, या फिर शाम को आप 6-7 बजे के आसपास डाल लो। ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मतलब कंटेंट की लेंथ पे है या नहीं नहीं फिर? नहीं नहीं, लॉन्ग टर्म विजन, यानी कि कब जब आप अपलोड कर रहे हो तो वीडियो के व्यूज़ जो हैं वो लॉन्ग टर्म में कैसे आएंगे, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, उसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। तो आप कभी भी अपलोड कर लो, लॉन्ग टर्म में उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपका वीडियोस पर। मोटो है कि अभी मुझे लंबा एग्जैक्टली। चलना है? अब वीडियो अगर अच्छा है, आपने रात को 2 बजे डाल दिया, 2 बजे सब सो रहे हैं और ज़्यादा लोगों ने देखा नहीं, जैसे ही सुबह होगी यूट्यूब उस वीडियो को जो लोग उठेंगे उनको रिकमेंड करेगा, फिर नई वापस ऑडियंस आएगी आपकी, उठेगी, यूट्यूब चेक करेगी तो उनको रिकमेंड कर देगा, तो वहाँ पर व्यूज़ कवर कर लेता है, तो उससे वो फ़र्क नहीं पड़ता। इंस्टा पर इससे थोड़ा फ़र्क पड़ सकता है कि आप ये पीक टाइम पर आप अपना कंटेंट अपलोड करो। पीक टाइम से मैं तो कहता हूँ, अगर पीक टाइम 8 बजे का है और अगर सब लोग 8 बजे ही कर रहे हैं तो आप पीक टाइम से पहले का टाइम चूज़ कर लो, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग थोड़ा सा पहले यूज़ करें, फिर पीक टाइम आएगा तो आपकी रील ऑलरेडी 1 घंटा इंस्टा पर टाइम बिता चुकी है, तो हो सकता है कि आपकी रील को इंस्टा टेस्ट करने से टेस्ट तो कर लिया 1 घंटे में, अब अच्छी होगी तो भेजेगा सबके पास में, तो वो और वायरल होगी। और इंस्टा पर भी फिर लॉन्ग टर्म में तो थोड़ा सा कम ही इफेक्ट पड़ता है टाइमिंग का, लेकिन आप पीक टाइम के थोड़ा सा पहले अपलोड कर लो उसको। आपका पीक टाइम आप अपने स्टूडियो में जाकर के चेक कर सकते हो, जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड होता है उसमें, या फिर आप पूछो तो हर जगह यही है कि शाम को 9-10 बजे के आसपास पीक टाइम होता फ्री है। हो जाता है आदमी, घर हाँ, में तो रहता है, पीक टाइम स्कूल तो का वही रहता रहता है। है, तो आप यही है कि 7-8 बजे के समथिंग आप अपलोड कर लो। नीश तो बहुत सारे हैं, हाँ। ठीक है ना? कोई फाइनेंस पे बना रहा है, मैंने कहा ना, कोई गिटार बजा रहा है, कोई गाने गा रहा है, कोई चुटकुले सुना रहा है। दीपक के हिसाब से कौन सा ऐसा कंटेंट टाइप है जो सबसे ज़्यादा वायरल होता है? सबसे ज़्यादा वायरल होता है कॉमेडी। इंडिया के टॉप क्रिएटर का आप देखोगे, कैरी मिनाटी, रोस्टिंग है पर कहीं ना कहीं हंसी वाली है, तो कॉमेडी वे में ही हम कहेंगे। आशीष चंचलानी, कॉमेडी। भुवन बाम बीबी की वाइन्स, कॉमेडी। राउंड टू हेल, कॉमेडी। हर्ष बेनीवाल, कॉमेडी में। बाकी नाम मुझे आ नहीं रहे, लेकिन सब ऑलमोस्ट कॉमेडी में ही है एक तो लेना भी नहीं, सब समय कुछ। रहना। हाँ। सबसे बड़ा शो का नाम भूल ही गया मैं। तो ये भूले नहीं, क्योंकि यार, इंटेंशनली नहीं क्योंकि लिया दीपक हंसना ने। हंसना सबको पसंद है, और ग्रुप में हंसना और ज़्यादा पसंद होता है। तो फिर ये जो हंसने वाला कंटेंट है, ये आप शॉर्ट्स में भी देखोगे, मैं शॉर्ट में को देखता हूँ, कुछ क्रिएटर बनाते हैं वीडियोस, फनी वीडियोस, यार उनके 100 मिलियन 200 मिलियन व्यूज़ होते हैं शॉर्ट्स पे। तो जो सबसे ज़्यादा चलने वाला जो कंटेंट है, अगर आपने क्वेश्चन किया है, तो वह है कॉमेडी। क्योंकि चारों तरफ स्ट्रेस फैला है, आदमी हंसने के हाँ, लिए ढूंढ रहा है कुछ, एग्जैक्टली ठीक एग्जैक्टली है। एग्जैक्टली, यस। सेकंड, इसके बाद? इसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद तो फिर डिपेंड करता है कि आप अपने कंटेंट को कितना चला सकते हो। संदीप माहेश्वरी सर, विवेक बिंद्रा सर जब आए तो कंटेंट के लेवल को इस लेवल पर ले गए वो, कि वो टॉप कंटेंट बना। संदीप सर मतलब इंडिया के टॉप 5 सब्सक्राइबर बेस में भी पहले आते थे, तो वो मोटिवेशन को उस लेवल पर ले तो गए, खुद अपने मोटिवेशन हो अपने गया। बेस पर, अपने दम पर ले गए। विवेक बिंद्रा सर बिजनेस को अपने दम पर टॉप पर ले गए ना, तो वो अपने दम पर ले गए। तो फिर आपके ऊपर है कि आप अपने कंटेंट को किस लेवल पर ले जा सकते हो, तो फिर वो टॉप पर जाता है। तो सेकंड पर फिर भी अगर आप कह रहे हो, तो मोटिवेशन ही हुआ अभी है मुझे पूरा, हाँ। लगता है कि अभी इंडिया में पिछले 1 से 1.5 सालों में स्पिरिचुअल कंटेंट आप देखोगे, प्रेमानंद जी का आप कंटेंट देखोगे, हाँ, अनिरुद्धाचार्य जी के बहुत व्यूज आप बड़ा है, देखोगे, है ना। बहुत तो बड़ा है। ये जो स्पिरिचुअल वाला कंटेंट है, ये अभी ज़्यादा चल रहा है, तो ये सेकंड पर हम कह सकते हैं। बाकी फिर हर, प्रेमानंद जी तो हर दूसरी रील में आ जाते हैं, आप हाँ, देखते रहो। एक और कंटेंट जो कि मिस कर गया, सेकंड पर हम उसे भी रख सकते हैं, वो है जियो पॉलिटिकल कंटेंट, या फिर ये कहें करंट अफेयर, जो कि ध्रुव राठी, नीतीश राजपूत, अभी एंड न्यू, ये जो क्रिएटर्स बनाते हैं, ये एवरग्रीन कंटेंट होता है और इसमें कंटेंट कभी खत्म भी नहीं होता। तो आप देखोगे ध्रुव राठी के ऑलमोस्ट हर वीडियो पर 5 से 10 मिलियन 15 मिलियन के अराउंड व्यूज बाउंड्रीज ही होते नहीं हैं, है उसकी तो। तो फिर वो सेकंड थर्ड पर हम रख सकते हैं। कोई भी नया इशू उठा लेते हैं, उसी पे बना देते हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सबसे ज़्यादा चलने वाले ये कुछ कंटेंट है। अब हमने ना वीडियो बना लिया, टाइमिंग से अपलोड भी कर लिया, मैं स्टेप बाय स्टेप ले जा रहा हूँ, है ना, क्योंकि भाई बंदा है जो मेरा देख रहा है, वो ऐसे ही उसको होना पता चाहिए, होना। पॉडकास्ट में ऐसे ही होना चाहिए, हाँ, स्टेप बाय स्टेप हमें चलना तो वो चाहिए। स्टेप बाय स्टेप है। तो अब उसने वो भी कर लिया, तो कोई स्ट्रैटेजी है कि वो ऑडियंस का एंगेजमेंट बढ़ा सकता है उससे? टाइमिंग से अपलोड कर लिया अभी उसने, हाँ, तो आप पूछ रहे हैं एंगेजमेंट कैसे बढ़ाएगा ऑडियंस कि का? हाँ, कि वो लोग उससे एंगेज कैसे रहे हाँ, वीडियो से, है ना। एंगेज कैसे कर? तो ये कि देखिए, ये एक दिन में नहीं आएगी। आप एक दिन में एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं कुछ बता दूं और लोग अप्लाई कर लें और वो हो जाएगा, तो वो एक दिन में नहीं होती वो चीज़। आप मुझसे सीख रहे हो, अच्छी बात है, आप उसे अप्लाई करोगे, टाइम लगेगा। टाइम देने को तैयार नहीं हो तो फिर देखो, कुछ इस पॉडकास्ट को भी देखने से मतलब नहीं है।
टाइम आपको हर चीज़ में देना है। आप करियर में कुछ कर रहे हो, टाइम देना पड़ेगा। आप यूपीएससी कर रहे हो, 3-4 साल देने पड़ेंगे। इंजीनियरिंग में 4 साल, डॉक्टरी में 4-5 साल। यूट्यूब पर आ रहे हो, यहाँ पर आपको टाइम नहीं देना, यहाँ पर आपको पहले दिन से वायरल होना पड़ता है आपको। तो टाइम हर फील्ड में देना पड़ता है। स्टॉक मार्केट में वेल्थ कब क्रिएट होती है? जब आप वेट करते हो, पेशेंस आप रखते हो। तो वो जो वेट करना है वो तो आपको करना पड़ेगा। अब आपके क्वेश्चन पर एग्जैक्ट आंसर पर आते हैं कि ऐसा क्या करें कि लोग इंगेज रहें। देखिए, लोग इंगेज रहते हैं इमोशंस से। इमोशंस एक की है लोगों को इंगेज करने की, या फिर ये कहें आपकी वीडियो का जो पर्पस है ना वो पूरा होना चाहिए, तब लोग इंगेज रहते हैं। अब हमने बात की कॉमेडी वाले कंटेंट की। हमने इंडिया के जो टॉप क्रिएटर उनके नाम लिए जो कि सबसे ज़्यादा चलते हैं। वो क्यों चलते हैं? क्योंकि हर किसी का वीडियो कॉमेडी वीडियो है, तो हर किसी की वीडियो में कॉमेडी है। मोटिवेशनल वीडियो अगर क्यों चलते हैं? क्योंकि उस वीडियो में मोटिवेशन है। अगर आपके कॉमेडी वीडियो में कॉमेडी ही नहीं है, वो पर्पस ही पूरा नहीं हो रहा है, लोग हंसने आ रहे हैं और हंस ही नहीं पा रहे हैं, तो वीडियो नहीं चलता फिर। तो आपकी वीडियो का पर्पस पूरा होना चाहिए। अगर हमने बताया कि यूट्यूब पर ग्रो हम कैसे करें, तो अगर कोई देखने आ रहा है तो उसको एग्जैक्टली पता लग जाना चाहिए वीडियो देखने के बाद में कि हाँ इस तरीके से यूट्यूब पे ग्रो किया जाता है। यार वाकई में चीज़ बता दी जो मैं जानने के लिए आया था। तो जब आप काम की बातें करते हो तो लोग इंगेज होते हैं। जब आप इमोशन ऐड करते हो अपने वीडियो में तब लोग इंगेज होते हैं। इमोशन का अगर मैं कहूँ तो इमोशन 3 तरीके से आएगा। एक तो आप वैल्यू दे रहे हो तो लोगों को जो चाहिए वो मिल रहा है तो लोग खुश हो रहे हैं। एक और ये आपका बोलने का तरीका बहुत शानदार है, प्रेजेंटेशन। आप आशीष चंचलानी का एक बार कॉमेडी वीडियो देखो तो उसकी जो एक्टिंग है, प्रेजेंटेशन है, डायलॉग जिस तरह से वो डिलीवर करते हैं। हम ध्रुव राठी की बात करें तो जिस तरीके से उसकी प्रेजेंटेशन स्किल है, क्या डिलीवर करते हैं उस स्क्रिप्ट को। उसके बाद में संदीप सर का अगर आप देखोगे स्टेज पर किस तरह से वो स्पीच देते थे, विवेक बिंद्रा का आप देखोगे, या फिर कोई भी टॉप क्रिएटर आप उठा लो, उसकी जो स्पीकिंग स्टाइल है इंगेज करने की वो कमाल की है। तो पहले तो आप वैल्यू दे रहे हो कंटेंट में, उसके बाद में वो आपके ऊपर है कि आपने अपने आप पर कितना काम किया है, कितने अच्छे से आपने अपने बोलने के तरीके पे काम किया है। तो ये चीज़ होती है। उसके बाद में आती है फिर आपकी एडिटिंग से फिर आप और इंगेजिंग उसे बना सकते हो। जो काम करते हैं ध्रुव राठी, नीतीश राजपूत, अभी एंड नियो और बाकी जो क्रिएटर्स है वो लोग ये काम करते हैं। तो ये 3 से 4 चीज़ें होती है जिसके थ्रू आपकी वीडियो में इमोशंस आते हैं और फिर लोग उससे इंगेज होते हैं। अभी कुछ बहुत बारीक चीज़ें होती है इसके अंदर भी, वो ये कि लोग टाइम देंगे, खुद हाथ पैर मारेंगे तो कहीं ना कहीं पर सीखेंगे। ऊपरी लेवल पे चीज़ें जो है वो सब कर लेंगे, लेकिन जो असली डेप्थ आएगी वो आएगी छोटी छोटी चीज़ों को करने के बाद में। छोटी छोटी चीज़ों पे लोग फोकस करेंगे तब। शुरू कर रहा है बंदा, सब कुछ रेडी है उसका। अब एक बात बताओ, वो अपने लिए ना कुछ अब चाहता है कि अब उसका बनाते बनाते थोड़ा समय हो गया, ठीक है, 15-20 रील बना चुका है या 15-20 वीडियोस बना चुका है। अब वो चाहता है इसको थोड़ा सा अपग्रेड करना, एक लोगो बनाना चाहता है अपना, या एक कुछ डिज़ाइन करना चाहता है, तो अपनी प्रेजेंस के लिए नाम डिसाइड करना चाहता है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसी बताओ जिसको लेके वो ये चीज़ कर पाए। डिज़ाइनिंग को लेकर के आपने कहा लोगो बना सकता है, एक लोगो अपना। हो गया एक, हाँ हाँ एक हो गया उसका कोई नाम, अच्छा सा हाँ कैची नाम, वो सोचने के लिए कोई ट्रिक्स हैं? सोचने के लिए बिल्कुल। अगर आपके नाम की अगर हम बात कर रहे हैं, आपके मल्टीपल क्वेश्चन यहाँ पर, हम पहले नाम पर अगर आते हैं तो नाम अगर आपको अपना डिसाइड करना है, पहली बात तो आपको अपना नाम नहीं रखना है, तो फिर आपको नाम रखना है चैनल का कुछ, अच्छा, है ना। नाम रख लिया तो वही बात खत्म हो गई ना, कि जैसे मैंने अपना नाम रख लिया, संदीप सर ने उनका नाम रख लिया, ध्रुव राठी ने उसका नाम रख लिया, नीतीश राजपूत ने उसका नाम रख लिया, तो नाम रख लिया तो वहीं पर बात खत्म हो जाती है। चैनल का आपको नाम रखना, अपना एक अलग ब्रांड नेम ही अलग बनाना है। तो फिर आपके ब्रांड से मिलते जुलते जितने भी नाम आपके माइंड में आ रहे हैं, पहले वो सारे आप लिख लो। आपने लिख लिया, अब आपका पर्पस भी आप लिख लो एक बार। हाँ, वो आप लिख लो। अब उनको तोड़ मरोड़ करके उनको एक, इसमें ना मैंने कई बार नामकरण किए हैं अलग अलग चीज़ों के, कई बार कोर्सेज के किए हैं, कई बार दूसरे के पेजों के लिए किए मैंने, ये भी किया मैंने। तो मैं ऐसे ही करता हूँ, लिखता हूँ, और उसमें कई बार 2-3 दिन भी लग जाते हैं। हम एक बार देखते हैं कुछ नहीं निकलता, फिर आपस सोचते हैं। जैसे कि मैं पॉडकास्ट करता हूँ और मेरा नाम दीपक है, तो डीप कास्ट मेरे शो का नाम, दीपक का डीप और पॉडकास्ट का कास्ट, पॉडकास्ट, तो डीप कास्ट। तो इस तरह से तोड़ मरोड़ करके फिर आपको नाम बनाने होते हैं। तो जितना आपके माइंड में आ रहा है, मेरे माइंड में ये भी था कि हम टॉक करते हैं तो हम टॉक लिख लेते हैं, डीप टॉक्स, लेकिन वो ऑलरेडी दीपक भारद्वाज जी ले चुके थे। तो इस तरह के हम तोड़ मरोड़ के कुछ नाम बनाते हैं और फिर वहाँ पर हम कुछ अच्छा निकाल सकते हैं। तो जैसे कि एक क्रिएटर है एलग्रो, उसके चैनल का नाम है, तो उसने भी इसे किया था। उसने क्या किया, एक तो एल्गोरिथम और एक ग्रो, वो यूट्यूब को ग्रो करने में हेल्प करता है लोगों को, और एल्गोरिथम समझाता है, तो एल ग्रो, इस तरह से उसने वो नाम वहाँ पर। तो आप जितने माइंड में आ रहे हैं आपके नाम लिख लो, तोड़ मरोड़ के कुछ बनाओ। और अब तो एआई आ चुका है तो उसकी हेल्प भी आप प्लीज़ लीजिए कि हाँ उससे 10, उससे आप बोलो 10 देता है, आप उससे बोलो कि मुझे 20 और चाहिए नाम, फिर वो 20 देगा। आपको लगता है कि इसमें ना 3rd 4th नाम बहुत अच्छे हैं, तो उसको बोलो कि मुझे ना 3rd 4th बहुत अच्छे लगे, इसी की जैसे मेरे को 20 और दे दे। फिर उसमें से आपको 2-3 और अच्छे लगेंगे मान लो, तो आप कहोगे कि मुझे ये वाले और अच्छे लगे, अब इसके जैसे 4-5 और दे दो।
तो एआई से जितना मांगो उतना दे देता है फ्री में कई बार, कई हमेशा, मतलब कई बार तो क्या, तो उससे मांगो जितना मांग सकते हो, और ऐसे करके आप अपना जो लोगो है या फिर ब्रांड नेम है ये सबसे डिसाइड अच्छा आप कर दोस्त सकते हो। एआई है अभी। सबसे अच्छा दोस्त एआई है। अच्छा, इसमें लोगों का कैसे करेगा सीन? लोगों के लिए भी एआई टूल यूज़ करो? एआई टूल आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आप किसी डिज़ाइनर से डिज़ाइन करवा सकते हो, या फिर आप खुद भी, अगर आपकी स्किल अच्छी डिज़ाइनिंग की तो आप खुद भी वो चीज़ कर सकते हो। नहीं है ना, गाँव में है बेचारा, हाँ, अभी वो सोच तो रहा है फिर वो शुरू तो करने, 10वीं पढ़ रहा है, कहाँ लोगों। देखो स्टार्टिंग में तो ऐसा होता है ना कि मतलब मैंने भी जब रखा था अपना, तो चैनल का नाम मैंने पहले ये रखा था इंस्पिरेशन फॉर यू, क्योंकि मोटिवेशन नाम तो बहुत ज़्यादा ही, इतना इतना ज़्यादा गंदगी फैला दी थी मोटिवेशन के लोगों ने उस टाइम पर, तो नाम ही मैंने क्या, तो नहीं रखता हूँ मैं रखता हूँ इंस्पिरेशन फॉर यू, लेकिन वो अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। तो ये स्टार्टिंग में सारी चीज़ अच्छी नहीं हो सकती, परफेक्शन नहीं आ सकती, नाम में भी, लोगो में भी, वीडियो में भी, एडिटिंग में भी, विद टाइम आएगी। ऐसे थोड़ी आ जाएगी 3-4 महीने में। मैंने फिर वापस से चेंज करके 5 महीने बाद अपना नाम वापस से दीपक दैया रखा चैनल का, है ना। पहले मैंने कुछ और लोगो लगा रखा था, फिर अपने फोटो लगाया, वो बहुत गंदा था, फिर वो चेंज किया। तो ऐसे करके एक्सपेरिमेंट आप करते रहो स्टार्टिंग में, जब तक आपको कोई देखने वाला नहीं है तब तक आप जो चाहो वो कर सकते हो अपने चैनल के साथ। जिस तरह के वीडियो बनाने हो बना सकते हो, जिस तरह के थंबनेल बनाने हो बना सकते हो, जिस तरह का नाम रखना है, जो लोगो रखना है, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं है, कोई शर्म नहीं है। तो वो एक्सपेरिमेंट ही आप तभी कर सकते हो जब आपके पास में ऑडियंस बिल्कुल कम है। तो उस वक्त एक्सपेरिमेंट करिए, आपको नहीं पता कि आपके पास क्या चल जाए और क्या नहीं चलेगा, तो आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, और धीरे धीरे करोगे तो फिर आप सीख जाओगे इसमें। दीपक थोड़ा थोड़ा चलना शुरू हो गया, बना लिया, लोगो बन गया, चैनल का नाम है, आपने कंटेंट बनाना शुरू कर दिया, चूँकि आप लेट सपोज आप बना रहे हो, अच्छा कंटेंट बना रहे हो, एजुकेशनल बना रहे हो, अब थोड़ा चलना शुरू हो गया, ठीक है ना, या पॉलिटिकल कंटेंट बना रहे हो, चलना शुरू हो गया। अब ना थंबनेल कैसे बनाएंगे, बढ़िया सी थंबनेल जो कि आपके किसी यूज़र को, कि थंबनेल इज़ द फ्रंट फेस ना, वही तो लेके आएगी कंटेंट पे यूज़र को, तो वो कैसे बनाएगा बंदा? कोई टिप्स है उसकी? बिल्कुल है, बिल्कुल है। थंबनेल में सबसे बड़ी टिप मैं देता हूँ, सिंप्लिसिटी। जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल आप थंबनेल बनाइए। थंबनेल में वो चाहे कलर्स हो या टेक्स्ट हो। कलर्स की अगर हम बात करें तो आपके थंबनेल में 3 या 4 से ज़्यादा कलर नहीं होने चाहिए, इंक्लूडिंग आपके फेस का कलर, आपकी शर्ट का कलर, ये भी एक कलर हो जाते हैं। इनको भी मिक्स करके आपके पूरे थंबनेल में 4 से ज़्यादा कलर नहीं होने चाहिए। मैं देखता हूँ लोगों को येलो कलर रखेंगे, ग्रीन भी रखेंगे, लाल भी रख लेंगे, पीला, नीला, जितने कलर हो सारे रख लेंगे, सतरंगी एक इंद्रधनुष बना देंगे पूरा। वैसा नहीं करना होता आपको। तो जितने हो सके आप, अब आप देखो ना, अब हम एग्जांपल ले लो मिस्टर बीस्ट का, वर्ल्ड के जो टॉप क्रिएटर है, आप उनका पूरा चैनल छान मारना, पिछले 2 साल की वीडियोस देखना, किसी भी थंबनेल में आपको 4 से ज़्यादा कलर दिखेंगे ही नहीं। किसी में 2 कलर दिखेंगे, किसी में 3, 4 किसी किसी में दिख जाएगा छोटा मोटा कलर अलग से, बाकी आपको किसी थंबनेल में कलर इतने नहीं दिखेंगे। एक पूरी थीम दिखेगी, अगर ब्लू में थीम है तो ओवरऑल ब्लू ही है, और टेक्स्ट शायद कहीं पर वाइट थोड़ा बहुत कुछ होगा, बाकी कोई कलर नहीं है। आप नीतीश राजपूत का देख लो, तो आप वहाँ पर देखोगे कि पूरा, अगर वार्म थीम में तो येलो कलर ही वहाँ पर यूज़ किया हुआ है, और एक वाइट कलर में कुछ टेक्स्ट होगा, तो 2 कलर, और कहीं पर कुछ तीसरा या चौथा कलर होगा जो कि किसी इमेज में कुछ शो कर रहे हैं वो। तो आप टॉप क्रिएटर को देख लो, किसी को भी, वहाँ पर सिंप्लिसिटी आपको दिखेगी, कम से कम कलर आपको वहाँ पर दिखेंगे, तो वो आपको यूज़ करना है, कम से कम टेक्स्ट। फिर से हम अगेन आते हैं मिस्टर बीस्ट पर, जो कि वर्ल्ड के टॉप क्रिएटर है। वो अपने थंबनेल में टेक्स्ट ही यूज़ नहीं करते, कुछ लिखते ही नहीं है। अब टेक्स्ट नहीं यूज़ करोगे तो एक्सप्रेस कैसे करोगे? बिल्कुल करेंगे आप। अच्छा, मतलब वो तो वर्ल्ड के टॉप क्रिएटर है, तो ऐसा तो ही नहीं कि किसी को समझ में आ ही नहीं रहा है कि उनकी वीडियो में क्या है। 100 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं तो सबको समझ में आ रहा है। आप भी जब सबकॉन्शियसली किसी थंबनेल को देखते हो, आपने थंबनेल देखा, अगर उस पर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आपकी डायरेक्टली इंस्टेंटली नज़र जाएगी उसके टाइटल पर। टाइटल ही हमें इसलिए दिया हुआ है क्योंकि आप यहाँ पर कुछ लिखें। टाइटल में तो आप इमेज नहीं लगा सकते, टाइटल तो लिखना ही पड़ेगा ना। तो टाइटल बनाए लिखने के लिए, थंबनेल बनाए मेन कुछ इमेज वगैरह दिखाने के लिए, फिर भी हम उसमें टेक्स्ट रखते हैं तो वो एडिशनल हो जाता है, ठीक है। लेकिन आप कम से कम रखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हटा दो, मैं कह रहा हूँ आप कम से कम टेक्स्ट रखो, और फिर आप टाइटल का यूज़ करो। आप नीतीश राजपूत का ही देख लो, चलो, वो भी मतलब इंडिया का भी ऑलमोस्ट टॉप क्रिएटर, एक तरह से, क्या शानदार कंटेंट है। बहुत बेहतरीन है। एक वर्ड दिखेगा, 2 वर्ड दिखेंगे, तीसरा वर्ड दिख जाएगा, चौथा वर्ड ही नहीं मिलेगा आपको। फिर आपकी नज़र तुरंत जाएगी टाइटल पर। नहीं है क्यों होता, तो इस पॉडकास्ट के बाद में आप चैनल सर्च करना, मैंने जो बताया आपको, आपकी नज़र तुरंत जाएगी टाइटल पर कि इस वीडियो में है क्या, तो वो पढ़ते हो। तो जो कॉम्बिनेशन आपको बनाना होता है ना, वो फिर आप बना लोगे। तो कलर्स कम से कम रखने, टेक्स्ट कम से कम रखने, आपको जितना हो सके उतना सिंपल करना है। फेस अगर आप यूज़ कर रहे हो अपने थंबनेल में तो एक सिंसियरनेस वहाँ पर शो होनी चाहिए, अगर आप कॉमेडी वीडियो नहीं बना रहे हो तो, है ना। तो वो एक फेस में कहता हूँ जूम करके आप यूज़ करो, जूम करके आप यूज़ करते हो तो आपके जो एक्सप्रेशन है असली वो दिखते हैं। अदरवाइज लोग पूरा का पूरा, कई बार मैंने ऐसा भी देखा है, खड़े हैं पूरे, फोटो ले लिया और वो कि वही चिपका दिया उस थंबनेल में पूरा। कई बार लोग देते हुए आधी बॉडी पूरी दिखा रहे हैं, नहीं करना, यहाँ से तो यहाँ तक। और मैं तो कई बार कहता हूँ इतना इतना फेस लेना होता है थंबनेल में ओनली। अब टॉप क्रिएटर को देखो, मैं फिर आता हूँ, कहाँ से सीखते हैं लोग, जो टॉप क्रिएटर है, जो टॉप में परफॉर्म कर रहे हैं, उनको ऑलरेडी चल रहा देखो, है उनको देखो, जिनका। सीखो उनसे। क्यों वो उनके थंबनेल हमें अच्छे लगते हैं? क्योंकि उनके फेस वो काफ़ी अच्छे
लार्ज शो करते हैं क्योंकि एक्सप्रेशन वहाँ पर दिखेंगे। थंबनेल की साइज़ ये होती है, अब आप उसमें इतने से दिख रहे हो, इतने बड़े शरीर के होकर के, उसमें क्या ही आपके एक्सप्रेशन दिखेंगे। तो फेस अपना बड़ा यूज़ करना है आपको, कम से कम कलर रखने हैं, कम से कम आपको टेक्स्ट उसमें यूज़ करने हैं। तो ये कुछ सिंपल सी टिप्स है थंबनेल के लिए। आपके हिसाब से आप अभी किस टाइप का कंटेंट बनाते हो? मैं अपने मेन चैनल पर देखा जाए तो अभी मैं अलग अलग कैटेगरी, मतलब बहुत ज़्यादा कैटेगरी नहीं, लेकिन एक ही थीम में चले तो मैं कुछ कुछ वहाँ पर फाइनेंस का कंटेंट भी बनाता हूँ। कई बार मैं सेल्फ हेल्प मोटिवेशन का कंटेंट बनाता हूँ। तो मेनली सेल्फ हेल्प, फाइनेंस और कभी कभार कुछ हेल्थ का कंटेंट हम इंक्लूड कर देते हैं उसमें। तो जो सबसे ज़्यादा पैसा देता है, सबसे ज़्यादा मोनेटाइज होता है, हाँ हाँ, वो कौन सा टाइप है कंटेंट का? वो है फाइनेंस का, डिजिटल मार्केटिंग का। ये जो कंटेंट है ये टॉप का कंटेंट है। इसमें नॉर्मल वीडियोस के मुकाबले देखा जाए तो 4 से 5 गुना ज़्यादा अर्निंग होती है। हाँ, कई बार तो 10 गुना ज़्यादा अर्निंग होती है उससे। मतलब आरपीएम होता है कि आपको 1000 व्यूज़ पे कितने रुपए मिलेंगे। तो कुछ कुछ वीडियोस का आरपीएम होता है 40 रुपये, यानी कि 1000 व्यूज़ पे आपको 40 रुपये मिलेंगे। ये सेम कुछ कुछ वीडियोस पे 500 पहुंच जाता है जब हम फाइनेंस का कंटेंट बनाते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग का, डिजिटल मार्केटिंग का, मनी के ऊपर कुछ बनाते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग पे बनाते हैं, क्रिप्टो पे बनाते हैं। तो ये कई बार 400-500 पहुंच जाता है। तो एक तरफ 40-50 और एक तरफ 400-500, तो 10 गुना का अंतर यहाँ पर आ जाता है। अब ये 400-500 तो 40 और 400 में अंतर कम दिखता है, लेकिन आप एज्यूम करो कि किसी वीडियो से मान लो आपने एक तरफ 1 करोड़ कमाए और सेम इतने ही व्यूज़ पे आपने एक तरफ उस पर 10 करोड़ कमा लिए, 10 गुना का फ़र्क। तो यहाँ पर आपको पता चलता है कितना बड़ा गैप होता है। दीपक, हम 2025 में बैठे हैं, ठीक है ना? तो यहाँ से आप सोशल मीडिया का लैंडस्केप क्या देखते हो? मतलब कैसे बदलाव आएंगे, कुछ चेंजेस होंगे? ये भी ऐसा है क्या कि इसकी भी मैच्योरिटी आने वाली है या आएगी? देखिए, टाइम के साथ में ट्रेंड्स आते हैं जाते हैं, तो आप ट्रेंड के साथ हमेशा बहे ना जाएं। ट्रेंड को आप फॉलो करो, उसे एक्सेप्ट करो, लेकिन आप सिर्फ उसी के सहारे ना रहो कि ट्रेंड आया, आप 1 साल रहे और आप 1 साल में चले गए। आपको ऐसा नहीं रहना होता है। देखिए, कॉमेडी का अगर ट्रेंड आया कॉमेडी का, तो बहुत सारे क्रिएटर आए, कुछ गए, लेकिन जो टॉप के थे वो वहीं पर है। फाइनेंस का अगर ट्रेंड आया गया, तो फाइनेंस के जो टॉप क्रिएटर वो वहीं पर है। अगर बिजनेस का ट्रेंड आया गया, तो बिजनेस के जो टॉप क्रिएटर वो वहीं पर है। व्लॉगिंग का ट्रेंड आया तो आपने देखा होगा, एक बीमारी फैली थी व्लॉगिंग की 2021-22 में। हर कोई जाता था कि किसी इवेंट में जाओ, कहीं गली में जाओ, तो हर कोई व्लॉग बना करके ऐसे हाई गाइस हेलो गाइस करते थे। हेलो गाइस, लेकिन हाँ। आज आपको कोई नहीं मिलेगा दूर दूर तक। लेकिन जो टॉप व्लॉगर्स है वो तो आज भी अच्छा व्यूज़ ले रहे हैं ना। तो जो टॉप क्रिएटर्स है वहीं पर है। ट्रेंड के साथ में हमेशा आपको नहीं बहना है। तो ट्रेंड आएंगे जाएंगे, लेकिन आपका फोकस होना चाहिए लॉन्ग टर्म पर, एवरग्रीन कंटेंट पर। आपको बिल्कुल टिपिकली ओरिजिनल कंटेंट बनाना है या फिर कंटेंट की कॉपी भी चल जाती है? क्योंकि ना बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं एक दूसरे से। तो भाई, तुमने कुछ कंटेंट बनाया तो मैं उसका एक अपग्रेड वर्जन या कुछ मॉडिफाइड वर्जन बना देता हूँ। देखिए, एक बुक मैंने पढ़ी थी, वो उसमें एक बात लिखी हुई थी कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जितना भी कंटेंट है, वो चाहे बुक्स में हो, वीडियोस में हो, वो सब कुछ कॉपी है। बस आपको पता नहीं कि कहाँ से कॉपी है। हाँ, आपने इंटरेस्टिंग। आज तक जितना भी बोला है, जितना भी सुना है, मतलब सॉरी, जितना भी बोला है, जितना आपको पता है, आपने कहीं ना कहीं पर पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं पर सुना होगा। तो अगर आप अपनी बुक भी लिख रहे हो, मान लो आप अपना पॉडकास्ट बना रहे हो, अपने वीडियोस बना रहे हो, तो कहीं ना कहीं से पढ़ करके ही तो आप बना रहे हो। अतरंगी थॉट्स आपके माइंड में थोड़ी आए। आपने मान लो कि फॉर्मूला भी बनाया, तो उस फॉर्मूला के लिए जो 4-5 चीज़ें थी वो तो आपने कहीं से ली ना, उसके बाद उनको आपने तोड़ मरोड़ के बनाया। तो जितनी भी चीज़ें इस दुनिया में हैं वो सारी कॉपीड ही है। आप बस आर्यभट्ट आप नहीं कितने हो, अच्छे हाँ। तरीके से कॉपी करके, छुपा करके, कितने अच्छे तरीके से उसको डिलीवर कर सकते हो, ठीक बस है। आपको इस पर फोकस करना है। मैंने मान लो वीडियोस बनाए, सारे मोटिवेशन के वीडियोस मान लो बनाए, तो कहीं ना कहीं से मैंने सारे वर्ड्स सुने हैं, कहीं ना कहीं पर मैंने वीडियोस देखे हैं, तो मुझे नॉलेज है, अपनी लाइफ से एक्सपीरियंस लिया है, एक बोला कि लेकिन कहीं ना कहीं से मैंने देखा है कि बनाते कैसे कंटेंट को, फॉरेन के जो टॉप चैनल्स वो कैसे कंटेंट बनाते हैं, तो मैंने उनको कॉपी किया, उनका वाला फॉर्म में यहाँ पर लाया हूँ। अपना तरीका। तो हाँ, हर वापस आपको पता नहीं कि कौन कहाँ से ला रहा है, बाकी हर कोई कहीं ना कहीं से ला रहा है। कुछ लोगों का पकड़ में आ जाता है, कुछ का पकड़ में नहीं आता, क्योंकि वो कॉपी करने में माहिर होते हैं। और कॉपी एग्जैक्ट कॉपी नहीं करना है आपको, आपको बस थीम लेनी है वो, उसके बाद में अपना टेस्ट डालना है, अपने मसाले डालने हैं। तो इस तरीके से आपको करना है। तो ओरिजिनल नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। आप कोई वो नहीं हो कि आपने कुछ नया ही अतरंगी आप आविष्कार कर दो, ऐसा नहीं होता है। सब कॉपीड ही होता है, आपको कॉपी करके ही चलना दीपक पड़ेगा। इज साउंडिंग लाइक नकल के लिए अकल चाहिए होती है। एग्जैक्टली, अरे आप समराइज करने में एक्सपर्ट हो। सोशल मीडिया, बीच में ऐसे आप बोल रहे थे ना, व्लॉग का कंटेंट बहुत चला था, ऐसे ही आजकल ब्लॉग का भी बहुत चला था पीछे। तो सोशल मीडिया पे ना जो टेक्सचुअल कंटेंट है, जैसे कि अभी थ्रेड्स आया है, जो उसमें वीडियो भी है, टेक्स्ट भी है। पहले ट्विटर था, ट्विटर में पहले टेक्स्ट ही टेक्स्ट था। तो टेक्स्ट का कितना फ्यूचर है और वीडियो कंटेंट का कितना फ्यूचर है? कुछ नहीं कह सकते। नो वन कैन प्रेडिक्ट स्टॉक मार्केट, नो वन कैन प्रेडिक्ट सोशल मीडिया, नो वन इवन कैन प्रेडिक्ट लाइफ।
मैं आज यहाँ पर हूँ, मैं नीचे जाऊँ, मेरे साथ क्या होगा मुझे भी नहीं पता। इलॉन मस्क कल फिर कुछ इलॉन मस्क नया कुछ नया नया लिया है, तो ध्रुव राठी तक ये कहते हैं, मतलब वो इतने बड़े क्रिएटर, वो तक कहते हैं कि हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, मैं खुद प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि क्या आएगा सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया का क्या फ्यूचर होगा। स्टॉक मार्केट के भी जो एक्सपर्ट है, छोटे मोटे लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट्स वो तक ये कहते हैं नहीं कर सकते हम प्रेडिक्ट क्या होगा। तो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि फ्यूचर क्या होगा, क्या ट्रेंड्स आएंगे, क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, आप नहीं कर सकते उनको। ये है कि आपको जितना आप देख पा रहे हो कि ये चीज़ अगर चल रही है, आप जितनी ये लंबी चल रही है, आप जहाँ तक देख पा रहे हो, आप सिर्फ वहाँ पे फोकस करो। केरी मिनाटी से जब पूछा गया, केरी मिनाटी जो नंबर 1 क्रिएटर इंडिया के, उनसे भी पूछा गया, तो वो तो ये कहते हैं कि मैं सिर्फ अपने आज के एक वीडियो पे फोकस करता हूँ, आज के दिन पे फोकस करता हूँ। मैं नहीं सोचता हूँ कि 1 महीने बाद मुझे क्या अपलोड करना है, मैं नहीं सोचता कि मुझे 10 दिन बाद क्या करना है, मुझे आज क्या करना है, मेरा बस ये फोकस होना चाहिए। तो आप जितना आप लंबा आप देख पा रहे हो, दैट्स इनफ है, बस आप उतना करते रहो। आप अभी यंग एज में हो, बट मैं स्टिल आपके एक्सपीरियंस पे जाता हूँ और आपसे ना एज एन क्रिएटर ये सवाल है कि यार आजकल ना सोशल मीडिया पे ना न्यूडिटी हो गई, ये बहुत ज़्यादा परोसी जा रही है, न्यूडिटी हो गई और वैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा परोसी, तो इसका ना क्या इम्पैक्ट है और ये सही है, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कहाँ वैल्यू क्रिएशन की हम बात कर रहे हैं और एक तरफ आप न्यूडिटी परोस रहे हो। देखो, परोस रहे हैं तो वो सवाल आता है वो परोस क्यों रहे हैं? क्योंकि लोग उसको खा रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उसकी डिमांड ज़्यादा है मार्केट में। तो प्रॉब्लम सिर्फ क्रिएटर की नहीं है, व्यूअर्स की भी हुई ना वहाँ पर, कि वो इतने बना ही क्यों रहे हैं कंटेंट, क्योंकि सबसे ज़्यादा देखने वाले ही उसी चीज़ को है। लोग इंस्टा पर आप देखोगे एक मेन आईडी होती है, एक अलग आईडी बना करके बैठे होते हैं लोग, ताकि उससे वो कंटेंट अलग का देख सके। आप देखो इंस्टा पर जितनी वर्ल्ड की पॉपुलेशन नहीं, उससे ज़्यादा तो इंस्टा पे अकाउंट्स बने हुए हैं, तो बाकी लोग कहाँ से आए हुए हैं? वो इसी तरह से आए हुए ये हैं। किसी ने तो 10 बनाए हुए हैं। मेन है देखने वालों की गलती है, ये लोगों के अंदर ये इमोशंस है, ये लस्ट भरी पड़ी है। तो देखने वालों की, जब तक देखने वाले इसको कम नहीं होंगे तब तक या तो वो नहीं हटेंगे, या फिर एक और तरीका है कि गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन ले, तो ये चीज़ बंद हो जाएगी, अदरवाइज़ ये नहीं होने वाली। और ऐसा नहीं है कि ये आज के टाइम में आई हुई है। अगर आज इंस्टा पर ये कंटेंट नहीं तो पहले फोन साइट पर लोग देख लेते थे, तब नहीं था तो पहले लोग कॉमिक्स में देख लेते थे। आप देखोगे राजा महाराजों के टाइम पर तो वहाँ पर भी ये चीज़ें होती थी। तो आप देखोगे एक बुक है मॉर्गन हाउसल की, सेम एज एवर, यानी कि इस बदलते दौर में भी क्या ऐसा है जो कि कभी नहीं बदलता। जो लाखों साल पहले भी वही था, आज भी वही है और हमेशा वही भी रहेगा। एक आती ग्रीड, एक आती है लस्ट, और आपके इमोशंस में आप देखोगे आपका हंसना होता है, आपका गुस्सा होता है, आपकी खुशी होती है, आपके गम होते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये कभी नहीं बदलेगी, कभी भी नहीं, ना पहले भी ना कभी भी। चाहे कितने एआई आ जाए, चाहे दुनिया कितनी चेंज हो जाए, ये जो चीज़ें ये कभी नहीं बदलती। तो ये लोगों के अंदर पहले भी थी, आज भी है। आज कोई कंटेंट बना रहा है, अगर कंटेंट सबने बनाना बंद कर दिया तो लोग कहीं ना कहीं से कोई दूसरा सोर्स ढूंढ लेंगे इसको करने का। तो वो जो मेन प्रॉब्लम है वो खुद के ऊपर काबू रखने वालों के ऊपर है। तो जो बना रहे हैं ठीक है, बनाने दीजिए, आप अपनी लाइफ को देखिए कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि यू आर वॉट यू कंज्यूम, यू आर वॉट यू ईट। आप जो खाओगे वैसे आपका वैसे ही हो बॉडी जाओगे, रिएक्ट वैसे करेगी, रिएक्ट जैसा करोगे, कंटेंट आप कंज्यूम करोगे वैसा आपका माइंड रिएक्ट इंसान करेगा। बन जाओगे उसी प्रकार से। आपको थॉट्स ही वैसे आएंगे जैसा आप देखोगे, जैसा आप सुनोगे, जैसा आप पढ़ोगे। इसके अलावा कोई छोटा सोर्स ही नहीं है जिसके थ्रू आपके थॉट्स बन सकते हैं। जैसे आपके थॉट बनते हैं वैसे आपकी थिंकिंग बनती है, जैसे आपकी थिंकिंग बनती है वैसे आपका काम बनता है, और जैसा आपका काम होता है वैसा आपका कैरेक्टर बनता है। तो ओवरऑल जो आप देखोगे, जो मेन जो चीज़ होती है इनपुट, बहुत बढ़िया बात बोली है। जो आप देख रहे हो वो इनपुट से ही सब कुछ कंट्रोल होता है। इनपुट से थॉट्स आते हैं, थॉट से थिंकिंग आती है, थिंकिंग से फिर आपका वर्क आता है, और वर्क से कैरेक्टर, और कैरेक्टर से फिर आपकी लाइफ बनती है। तो ये बुद्ध ने भी ये कहा है, अगर आप बुद्ध की बातें सुनोगे, डेप्थ में जाओगे, तो ये जो सार यहाँ पर आपको पता चलेगा कि यही है उनका। तो आप अपने आप पे फोकस करो, बना रहे बनाने दो, लोग देख रहे हैं देखने दो, पूरी दुनिया डिस्ट्रैक्टेड है उनको होने दो। आप बस डिस्ट्रैक्टेड ना हो तो आप उनसे आगे निकल जाओगे। अगर इस दुनिया में 99% लोग भी अगर डिस्ट्रैक्टेड हैं, उसमें से आप बस डिस्ट्रैक्ट ना होते हो, तो आप तो 1% में आ गए, क्योंकि बाकी सभी लोग तो डिस्ट्रैक्टेड थे ना। तो आप बस नहीं हो करके भी आप उस 1% में आ जाते हो। तो जो बना रहा है बनाने दीजिए, आप बस अपनी लाइफ पे फोकस कीजिए कि आपको क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। एक छोटी सी चीज़ और है कि मोनेटाइजेशन के तरीके कितने हैं? मतलब यूट्यूब पे तो चलो व्यूज़ से पैसा आता है, स्पॉन्सरशिप से आता है। इंस्टाग्राम पे क्या केवल स्पॉन्सरशिप्स ही हैं? नहीं, अगर यूट्यूब का हम एडसेंस लेते हैं तो यूट्यूब के पास में मैं कहता हूँ एडिशनल जो मोनेटाइजेशन का सोर्स है वो यही है ओनली। अभी तो खैर नए नए फीचर आ गए, लेकिन वो इतने भी ज़्यादा वो नहीं हुए। तो हम एडसेंस को अगर हटा दें तो फिर लगभग प्लेटफॉर्म बराबर हो जाता है। इसके बाद में स्पॉन्सर है जो कि यूट्यूब पर भी है, इंस्टा पर भी है।
एफिलिएट मार्केटिंग आप इंस्टा पे भी कर सकते हो और यूट्यूब दोनों पे कर सकते हो। इसके अलावा अपना प्रोडक्ट अगर आपने बनाया है तो इंस्टा के थ्रू भी सेल कर सकते हो, यूट्यूब के थ्रू भी सेल कर सकते हो। कोई बुक आपने बनाई, दोनों तरफ सेल कर सकते हो। ई बुक हो सकती है, फिजिकल बुक हो सकती है। कोई प्रोडक्ट है जो कि आपका फिजिकल हो सकता है या फिर आपका डिजिटल भी हो सकता है कोर्स के फॉर्म में। अगर आपकी कुछ वर्कशॉप होती है, आप वेबिनार सेमिनार कुछ लेते हो, वेबिनार लेते हो, तो आप वहाँ भी प्रमोट कर सकते हो, यहाँ भी प्रमोट कर सकते हो। तो फिर सब प्लेटफॉर्म आपको पूरी आज़ादी देते हैं कमाने की। ये आपके ऊपर है कि आप कितने तरीके से क्या क्या वेज फाइंड कर सकते हैं कमाने के। तो मैंने तो इस पर एक वीडियो बना हुआ है एक्चुअली, यूट्यूब से कमाने के 18 तरीके। तो वो वीडियो प्लीज़ आप सर्च करके एक बार देखिए, कितने तरीके हैं कमाने के। अच्छा दीपक, इतने सालों में आपने कितना पैसा बनाया यूट्यूब से? ओवरऑल अगर आप पूछ रहे हैं टेंटेटिवली बताओ पहले तो। ये सीआरस में, हाँ, सीआर्स में कितना? मतलब 2-2.5 के आसपास कह सकते हैं। अच्छा, मतलब 6 साल में 2.5 करोड़ रुपए तो बनाया है। और ये एनुअल ब्रेकडाउन करेंगे तो कितना होगा? एनुअल देखिए ऐसा नहीं होता। अभी अभी इस साल की अर्निंग बताते हैं, लास्ट 24 में कितना बनाया होगा? 24 में हाँ, 40 लाख के अराउंड। 40 लाख हाँ कह रहा हूँ। हाँ। यूट्यूब जो है ना, आपकी अर्निंग मंथली वेरी करती है, तो सबसे हाईएस्ट अर्निंग अभी तक जो दीपक की गई है वो कितनी गई है? पर्टिकुलर मंथ में हाँ, किसी भी पर्टिकुलर मंथ में। आप सिर्फ यूट्यूब के थ्रू अगर आप पूछ रहे हैं तो फिर वो 7-8-10 लाख के अराउंड यूट्यूब अच्छा, के थ्रू। एक मंथ में? हाँ। फिर हमें बाकी अलग अलग सोर्सेज होते हैं। तो अब यार हम पॉडकास्ट करते हैं, कई बार पेड पॉडकास्ट होते हैं, कई बार स्पॉन्सर अलग होता है, फिर हमारे कोर्सेज तो वो अलग है। तो फिर वो अलग अलग चीज़ें होती है। कई बार हम कोर्सेज पे ज़्यादा फोकस करें तो वो ज़्यादा चल जाएगा, लेकिन कंटेंट क्रिएशन से थोड़ा ध्यान भटक जाता है तो वहाँ थोड़ा लो पड़ जाता है। तो ये ऊपर नीचे चलता रहता है सब दूर से। तो ये कोई स्पेशल वीडियो वायरल हुई थी? उस टाइम स्पेशल वीडियोज़ नहीं, सारी वीडियोज़ एक साथ वायरल होती है कई बार। अच्छा, हाँ, खुदा मेहरबान तो गदा पहलवान गधा होता है ना, फिर सारी ही वीडियोज़ वायरल होते हैं फिर। नहीं, गधा नहीं भाई, बहुत बढ़िया आदमी हो अरे आप। अच्छा, हाँ, मुझे ये बताओ, नेगेटिव ट्रोलिंग से कैसे डील करते हो? नेगेटिव ट्रोलिंग से हाँ, क्योंकि बंदे ने अब अभी में चेन ही चल रही है, अभी हमारी चली आ रही है शुरू से अभी तक में, कि बंदे ने सब कुछ बना लिया, पैसा भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, अब आ रहा है उसमें पॉजिटिव कमेंट्स भी आएंगे, कुछ लोग उसको तारीफ भी करेंगे, कुछ लोग उसको नेगेटिवली भी देखेंगे। तो वो जो नेगेटिव है और हेट स्पीच है, उससे कैसे डील करेगा बंदा? आप रेशियो चेक करो एक बार कि आप कंटेंट बना रहे हो तो क्या 100% ही गालियाँ दे रहे हैं, या 50% दे रहे हैं, या 10% दे रहे हैं। 10% दे रहे हैं तो आप खुश हो जाओ। अगर 100% ही अगर आपकी तारीफ करें तो कहीं ना कहीं फिर आपको कुछ ना कुछ गलत भी किया होगा, कि कुछ तो आपने ऐसा करा है कि यार कोई भी गाली नहीं दे रहा, कैसा क्या कर दिया। तो कहीं ना कहीं पर जो छोटा मोटा रेशियो वो होना भी चाहिए, चाहे आप किसी भी लेवल पर हो। 4-5% का, 10% का रेशियो होना चाहिए जहाँ पर आपके हेटर्स हो, जहाँ पर लोग आपको गालियाँ दें, क्योंकि उनसे आप सीखते हो। फिर तो आप रेशियो देखो पहले कि 100% ही गालियाँ दे रहे हैं। अगर दे रहे हैं तो भाई आप में ही कमी है कुछ ना कुछ। तो आप हेटर से डील मत करो, पहले आप अपने कंटेंट से डील करो, अपने आप से डील करो कि लोग इतनी गाली दें क्यों रहे हैं मुझे, क्या मैं आतंकवादी हूँ क्या भाई। ये चेक करो एक बार पहले। तो डील करने का ये तरीका, पहले चेक करो क्या है, कितने नंबर्स ऑफ कमेंट्स आ रहे हैं, कितने परसेंटेज ऑफ हेड कमेंट्स आ रहे हैं। जनरली आप देखोगे ये सब केस पे आप देखोगे तो एटलीस्ट 10-20% के अराउंड मैक्स रहता है, और वो इट्स ओके है। आप उनको पढ़ो आप, और देखो कि उसने ऐसा क्यों कहा, क्या वो कह रहा है वो सच है। हाँ, आप रिलेट करोगे। मेरे केस में अगर कुछ भी हेड कमेंट आती है तो मैं रिलेट करता हूँ कि यार इसने कहा है तो इसने सही कहा है। और उनको कहीं- रिप्लाई भी करते हाँ, हो? क्योंकि यार मतलब बाकी लोग शायद व्यूअर्स हैं वो भी नए हो सकते हैं, उन्होंने इतना अच्छा कंटेंट ना देखा हो, तो उनको मेरा कंटेंट ही पसंद आ गया हो, लेकिन इस बंदे ने बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट देखा है, तो ये इसलिए कह रहा है कि तेरा कंटेंट में दम नहीं है, तो ये बंदा सही है, तो उसको सुनो, उस पर काम करो आप एक बार। तो वो लोग होते हैं जो कि आपको एक्चुअल में हेल्प करते हैं ग्रो कराने में, उनसे आप सीखते हो। तो लर्निंग के लिए वो ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी लेवल पर हो। आप चाहे इंडिया के टॉप क्रिएटर हो, वर्ल्ड के टॉप क्रिएटर हो, आपके पास होने ही चाहिए, क्योंकि वहाँ से आप सीखोगे। तो दीपक, उनको रिप्लाई करते हो आप? कुछ बार रिप्लाई कर देते हैं, कुछ बार इग्नोर कर देते हैं, और कुछ बार लगता है कि बिना मतलब की बातें बोल रहा है तो फिर उसको आप इग्नोर ही करो, जितना हो सके उनको इग्नोर करो। और फिर आप चाहो ना चाहो, ये जो फेज़ हैं ये आते ही आते हैं आपकी लाइफ में, कि आप नेगेटिव कमेंट्स पढ़ोगे, आप दुखी भी रहोगे, इसको आप हटा नहीं सकते पूरी तरह से। एक पार्ट होता है लाइफ का, एक जर्नी का एक पार्ट होता है, तो आपको सहना पड़ेगा ये। अब एक तरफ जो है, एक तरफ है दीपक दहिया जैसे क्रिएटर, जो कि अपनी इतनी मेहनत से हार्ड उससे ना शूट कर रहे हैं, प्रॉपर एडिट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो वीडियोस बना रहे हैं। और आजकल जो बाढ़ आई हुई है वो है एआई कंटेंट की। आप देखो ना, हर दूसरी रील में पूरी एआई से बनी हुई है 100%। तो ये एआई कंटेंट और ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट, जो हमारा कंटेंट है, पूरा प्रोड्यूस्ड कंटेंट है, इसके बीच में कितनी बड़ी वॉर है, और कौन ज़्यादा ग्रोथ पकड़ता है? वॉर तो है, और लेकिन रिप्लेस नहीं कर सकता ह्यूमंस को। रिप्लेस नहीं कर हाँ, सकता। लोग कहते हैं एआई विल रिप्लेस ह्यूमंस। एआई दैट कैन नेवर हैपन। एक वो नहीं होगा कभी, कुछ कुछ काम को रिप्लेस। जैसे कि पहले जब कंप्यूटर्स आए थे तो हम कुछ, अभी शायद आपको पता नहीं, मुझे नहीं पता, नहीं पता है, लेकिन कंप्यूटर जब आए थे तो लोगों में ये थी
कि यार कंप्यूटर्स भी लोगों का काम खा जाएंगे, यार ये इतने अलग अलग तरह के काम कर लेता है, तो जो हम सारे हाथ से काम करते हैं तो सारे वो कर लेगा, तो जॉब चली जाएगी। तो लोगों ने इसका विरोध भी बहुत किया, बहुत विरोध हुआ कंप्यूटर्स का कि ये जॉब खा जाएगा, बहुत कम रोजगार होगा इससे। लेकिन जब कंप्यूटर्स आए तो कितना कुछ हुआ, कितने लोगों को जॉब मिली, कितना बड़ा रेवोल्यूशन आया। तो उसी फॉर्म में लोगों को एआई को देखना चाहिए। ठीक है, थोड़ी बहुत जॉब अगर चली भी गई, लेकिन आप ये देखो इससे लाइफ कितनी ईजी हो सकती है, आपके कंटेंट क्रिएशन की जर्नी कितनी ईजी हो सकती है। इलोन मस्क कहते हैं, आपने भी सुना होगा, सबको पता भी होगा, कि एआई कभी भी लोगों को रिप्लेस नहीं करता, एआई को जो यूज़ करता है वो लोगों को रिप्लेस करता है। तो आप वो बनिए जो कि एआई को यूज़ करता है। अब इतने मैं तो कहता हूँ यार, इतने अच्छे अच्छे एआई के सॉफ्टवेयर वो इतने फ्री हैं, वो उससे अच्छा क्या ही चाहिए आपको, जो आपके कंटेंट को ईजी बना सकता है। ये एक सपोर्ट सिस्टम हो सब गया। बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम है। अच्छा। इसको नेगेटिव में देखना ही नहीं चाहिए। आप कुछ भी कर रहे हो यार, मैं तो देखता हूँ हर चीज़ में एआई हमारी हेल्प कर देता है, वो चाहे हमारी लाइफ में हो, पर्सनल क्वेश्चन हो, प्रोफेशनल क्वेश्चन हो, कंटेंट क्रिएशन में हेल्प करना हो, थंबनेल के आइडियाज़ में हो, टाइटल के आइडियाज़ में हो, कुछ भी हो, हर जगह वो हेल्प कर रहा है। तो ये वॉर छिड़ी भी अगर हुई है तो आप एआई की साइड हो जाओ वॉर में, जो जीतने वाला है। कुछ ऐसी ट्रिक्स एंड टिप्स जो आपने रिसर्च करी हो अभी तक में, मार्च तक में, कि 2025 में ये ट्रिक्स काम आने वाली हैं, या ये करोगे तो इस साल आप बहुत ग्रो कर लोगे, ऐसा कुछ है? पहली चीज़, मेरे को लगता है फंडामेंटल्स कभी बदलते नहीं है, वो पहले भी सेम थे, अभी भी सेम है। तो आप उन्हीं पे स्टिक रहो। कंटेंट बदल गया है, फंडामेंटल्स नहीं बदले। तो आप अपना कंटेंट चूज़ करो, उस एक कंटेंट पे आप स्ट्रिक्ट रहो, उस पर आप कम से कम 7 से 8 महीने काम करो। ये एक्सपेक्ट करो कि एटलीस्ट मुझे बिल्कुल व्यूज़ नहीं मिलने वाले, स्टार्टिंग के 6-7 महीनों तक बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं मिलने वाले, तभी मैं उस पर काम करूँगा और पूरी शिद्दत से मैं काम करूँगा। तो फंडामेंटल बिल्कुल सेम है, अपनी नीश आप सेलेक्ट करो, उस पर आप स्ट्रिक्टली काम करो, उस पर टिके रहो, उस पर काम करो। 6 से 7 महीने बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा, इतना सिंपल है। आप देखो कि टिप्स के लिए वगैरह तो अब दलदल जैसा होता है कि सिस्टम, जितने हाथ पाँव मारोगे आप उतने अंदर धंसते चले जाओगे। आप देखो कि मेरे अंदर चैनल में कमी है, मेरा चैनल डेड हो गया, मैं नया चैनल बना लेता हूँ। तो ये दलदल एक तरह का, जितना आप हाथ पे मारोगे उतने आप धंसते चले जाओगे। दोस्तों, इस पॉडकास्ट में हमने बहुत ज़्यादा वैल्यू शेयर की है। आप देखोगे कंटेंट क्रिएशन का जो स्क्रैच से जो नॉलेज होता है बिल्कुल एडवांस लेवल तक का, क्या चल सकता है क्या नहीं चल सकता है, कैसे आप थंबनेल बना सकते हो, कैसे टाइटल का क्या रोल होता है, और डेप्थ में गए हम हर चीज़ के, कि आप मोनेटाइजेशन के क्या तरीके हैं, कैसे पैसे कमा सकते हो, सबके हम टॉप में गए, एडवांस लेवल पर गए हैं। तो ये जो वैल्यू होती है ना, कई बार हम ये लाख रुपए दे करके हम लोगों को बताते हैं, और यहाँ पर हम 1 घंटे तक बैठ करके कॉन्वर्सेशन करते हैं, और आपके लिए सब हम, मतलब मैं एमपी से आया हुआ हूँ, इन्होंने मैं 3 दिन से अरेंजमेंट किया हुआ है, ये बात कर रहे हैं, बहुत एफर्ट लगता है ये सब करने में। तो ये जो पॉडकास्ट है, इसकी एक वैल्यू है, इसके कंटेंट की एक वैल्यू है। तो उस वैल्यू को समझिए। और सर अलग अलग तरह के पॉडकास्ट करते हैं, तो उनको सुनिए, और ऐसे ही और पॉडकास्ट के लिए प्लीज़ इस चैनल को भी मेरे कहने पर प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। देखिए दोस्तों, हमने बहुत सारे दीपक से बात की। मुझे नहीं लगता इससे बेटर आपको कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि आप कहाँ से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि सैमसंग का J2 फ़ोन यूज़ करके आप स्टार्ट कर रहे हो, विच इज़ द बेसिक फ़ोन, जहाँ पे कैमरा भी इतना छोटा सा है। तो आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं, आप किसी बी टाउन सिटी से बिलोंग करते हैं, आपके अंदर ज़ील है कंटेंट बनाने की, आप अगले दीपक दहिया बन सकते हो। ठीक है? तो आप सबसे उम्मीद करते हैं कि आप इससे पॉडकास्ट से कुछ सीखोगे, वैल्यू लोगे, और दीपक का थैंक यू करते हैं। दीपक, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द थैंक यू सो मच। आपके जो पॉडकास्ट। क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग थे, क्रॉस क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग थे, और जो ह्यूमर आप वेट करते हो वो और मज़ा आया कमाल का आपके था। साथ बात मुझे भी करके। मज़ा आया। बहुत थैंक यू सो मज़ा मच। आया। थैंक यू सो मच दीपक, थैंक यू। थैंक यू।